आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। 27 जुलाई आज की तारीख है। डेली 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो डेली 30 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर हमको बात करना है और इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं प्रश्न। और बड़ी खुशी की बात है, एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ तो मेरे पास कल परसों से मान के चलिए 7-8 फोन आ चुके हैं, मैसेज भी आए हैं, कुछ फोन आए, कुछ मैसेज। डेली 30 से डायरेक्टली प्रश्न उसमें मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, मिलने भी चाहिए, हर जगह मिलेंगे, ये मेरा दावा है, वादा है। दावा मैं करता नहीं, वादा है। तो ये मिले तो स्टूडेंट बड़े खुश कि सर आप डेली 30 में ऐसे अगर हूबहू ऐसे सब मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहे हैं। ये ऐसा प्रोग्राम ही है कि इसमें जो चीजें की जाएंगी वो आपको दिखेंगी हर जगह, यूपीएससी में दिखेंगी, यहाँ दिखेंगी, पीएससी में दिखेंगी, कोई भी स्टेट का एग्जाम आप देंगे। तो इतनी उम्मीद हम डेली 30 से रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, आपको उत्तर देना है इसका। संयुक्त रूप से किसके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होता है ना? तो ये रिस्पॉन्सिबल जो होती है वो लोकसभा के प्रति होती है ना? लोकसभा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, लोकसभा के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो अगर ऐसा पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है ना? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है, ऐसा भी आप दूसरी लैंग्वेज में इसी बात को कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको प्रेसिडेंट डिसमिस कर देगा और काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होगी इसको रिजाइन करना पड़ेगा। सब लोग त्याग पत्र देंगे, प्रधानमंत्री भी त्याग पत्र देगा। फिर से अगर सरकार बनती है तो फिर से बहुमत मिलने के बाद फिर से सब लोग शपथ लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। और दूसरा है कि उपाध्यक्ष के चुनाव में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो अध्यक्ष के चुनाव में अपनाई जाती है। पहला स्टेटमेंट बताइए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर को देता है, जो जब रिजाइन करता है। उपाध्यक्ष के चुनाव में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो अध्यक्ष के चुनाव में अपनाई जाती है। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रिकी है इसका। बात समझ में आ रही है? और उपाध्यक्ष के लिए तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है जब तक वो सदन का सदस्य रहता है, तभी तक। अगर सदन का सदस्य नहीं रह जाएगा तो कैसे बना रहेगा, है ना? और अगर उपाध्यक्ष को हटाना है तो कोई संकल्प लोकसभा में पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व उसकी सूचना भी उसको दी जाती है। अगला जो प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? कम से कम ये प्रश्न सैकड़ों बार पूछा गया होगा। बहुत सरल सा प्रश्न है, लेकिन कुछ सरल प्रश्न भी छोड़े नहीं जा सकते। बहुत बार मतलब आपको कहीं मीटिंग्स में जाना है, कहीं जाना है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सारे काम बंद करके चले जाएंगे, छोटी मोटी बातें उसमें नहीं करेंगे। बड़ी बातें होती है तब भी छोटी बातें होती है। यानी बड़ी मीटिंग में क्या नमस्कार नहीं किया जाएगा? तो ये नमस्कार वाला प्रश्न है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो करता है। ठीक है ना? अब जैसे वो क्या करेगा, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रमाणित करेगा, धन विधेयक वाला ये निर्णय लेगा। लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होगी, ज्वाइंट मीटिंग होगी, उसकी अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति और लोकसभा के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। ये दल बदल कानून का उल्लंघन करने वाले जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता से उनको क्या करता है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्या करेगा, अयोग्य निर्णित यही करेगा, है ना? अगर वो मतलब डिस्क्वालीफाई करने का काम जो है वो यही करता है दल बदल कानून के तहत। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है और लोकसभा के अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति के समान वेतन एवं अन्य भत्ते मिलते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही से पढ़िएगा। लोकसभा अध्यक्ष जब कोई बनेगा, जैसे ओम बिरला जी अध्यक्ष हैं, तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष पद पे शपथ लिए थे क्या? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि वो अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेते ही नहीं है। उनकी जो शपथ होती है वो सामान्य सदस्य के रूप में ही होती है। और दूसरा जो है ये बिल्कुल सही है, लोकसभा के अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति है उसी के समान वेतन भत्ते सब मिलते हैं, अन्य सेवाएं वैसे ही मिलती है। ठीक है? अगला जो प्रश्न है, अखिल भारतीय, ये अखिल भारतीय होगा, ये ऑल इंडिया सर्विसेज, यहाँ ता नहीं होगा, अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन का अधिकार किसे है? लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन। अब इसमें कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं किसको? राज्यसभा को। तो उसमें से एक ये भी है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है ना? तो
क्रिएट करना है कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज को, तो राज्यसभा में ही सबसे पहले उसका प्रस्ताव रखा जाएगा। 312 जो अनुच्छेद है आर्टिकल 312(1) के अधीन ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में एक कोई सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाना है। ये अखित को अखिल पढ़िएगा, ये गलती से हुआ है। तो ऐसा अधिकार राज्यसभा को ही है, ठीक है ना। जैसे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा ये 1961 में लाई गई। 65 में भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा जोड़ी गई। तो ये सब काम राज्यसभा ने ही किया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये बड़ा सरल सा प्रश्न है। ये भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो पदेन होता है इसका, है ना। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन, सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इसको। और उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया जाता है। कई बार तो इंतजार ही होता रहता है ना। अगर वो चले जाएं तो हम राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा कई बार ऐसी घटनाएं होती भी हैं। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे पदों के लिए तो इंतजार चलता रहता होगा। खैर, ये मजाक की बात है। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। और दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किस तिथि को होगा, इसे राष्ट्रपति निश्चित करता है। पहला स्टेटमेंट, जनता के द्वारा क्या लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण जनता के द्वारा वो चुना जाता है। लेकिन जो जनता चुनती है वो एमपी को चुनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष को। तो जनता के द्वारा डायरेक्टली ये नहीं चुना जाता है। पहला तो ये गलत हो गया। दूसरे पे आइए, तो किस तिथि से इसका निर्वाचन किस तिथि को होगा, ये राष्ट्रपति ही निश्चित ही करेगा, प्रेसिडेंट ही निश्चित करेगा। तो दूसरा यहाँ पर सही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, विशेष परिस्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। क्या ये बात सही है? 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। और आपात उद्घोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह के अंदर लोकसभा का सामान्य चुनाव कराकर उसका गठन आवश्यक है। अगर उद्घोषणा आपात की हो गई तो उसकी समाप्ति के 6 महीने के अंदर चुनाव आवश्यक है। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। ध्यान रखना आप, विशेष परिस्थितियों में 1 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति जब होती है तो उसकी 6 माह से अधिक अवधि तक उसको नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि 6 माह के अंदर लोकसभा का सामान्य चुनाव कराया जाना आवश्यक होता है। तो 1 साल 6 माह ये दोनों याद रखिएगा। भारत में 1952 से लेकर अब तक की अवधि में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो 17वीं लोकसभा के चुनाव के फलस्वरूप ये जो दूसरा इनका टर्म चल रहा है मोदी जी का, वो है। राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पहले पढ़िए, इसको बताइए क्या ये सही है। 5 वर्ष के पहले कराया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा नहीं कराया जा सकता। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कराया जा सकता है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सलाह लोक प्रधानमंत्री देगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, वहां पर लिखा था राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री। छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक वयस्क माना जाएगा, ये किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन, एक दिन हम संविधान संशोधन के बारे में बात कर रहे थे, 1989 का एक 61वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा इसको निर्धारित किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 21 साल का कोई व्यक्ति अगर हो जाता है ना, तो अगर वो आयु पूरी करता है तो वो वोट दे सकता था। ऐसा था 1989 के संविधान संशोधन के पहले, लेकिन उसके बाद में ये आयु 18 वर्ष कर दी गई, है ना, कि लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं तो उनमें वोटिंग के लिए 18 वर्ष की आयु रखी गई। और वयस्क मताधिकार जो हमारे यहाँ 18 वर्ष ही, तो ये पहले 21 वर्ष हुआ करता था, ये ध्यान रखना। भारत की आजादी के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और दूसरा है कि लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान के 2 अनुच्छेदों 80 तथा 330 में प्रावधान किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। दूसरा आप बताइए क्या ये सही है। लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान में 2 अनुच्छेद हैं, ये तो बात सही है। यहाँ पर जो ये है, ये 81 और 331 है, न कि 80 और 330। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, केवल एक सही है। 81 और 331 में ये प्रावधान किया गया है। और इसमें मूल संविधान में 500 संख्या निर्धारित की गई थी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, लेकिन बाद में इसमें वृद्धि कर दी गई। 1974 में 31वां संविधान संशोधन किया गया
जिसमें लोकसभा की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई 547 हो गई। बाद में गोवा, दमन और दीव पुनर्गमन अधिनियम बनाया गया 1987 में, तो ये 5 वहां पर और ये संख्या जोड़ के इसको 552 कर दिया गया, तो अधिकतम अभी 552 हो सकती है। ये पूरे इसके एक स्टेप था, इसकी हिस्ट्री थी। राज्य सूची के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 12 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। राज्य सूची के विषय, जो राज्य सूची में दिए गए विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार ये अनुच्छेद किसमें है? तो 249। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय के संबंध में कानून बनाए, तो संसद को उस विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है ना। और इस प्रकार जो बनाया गया कानून है 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहता है। पुनः राज्यसभा इसको फिर से 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। बार बार संकल्प पारित करके इस अवधि को असीमित समय तक बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। 2 बार अभी तक प्रयोग हुआ है। 1952 में संसद को व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, वस्तुओं की उपलब्धि और वितरण के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, और 86 में राज्यसभा में संकल्प पारित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सुरक्षा क्षेत्र की व्यवस्था करने के संबंध में कानून बनाने का अधिकार ये दिया गया। तो अनुच्छेद 249 में यह है। राज्यसभा का 1 वर्ष में 1 अधिवेशन होता है, और आपातकाल की घोषणा के बाद राज्यसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। बताइए, राज्यसभा का 1 वर्ष में 1 अधिवेशन ये होना निश्चित है। और दूसरा ये स्टेटमेंट तो ये सही है, आपातकाल की घोषणा के बाद राज्यसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, बिल्कुल बुलाया जा सकता है। आपातकाल चल रहा है तो राज्यसभा का ये अधिवेशन बुलाया जाएगा। यहाँ पर 1 वर्ष नहीं है ना, यहाँ पर 1 वर्ष में मतलब 1 अधिवेशन नहीं, 1 वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का 1 वर्ष में 2 अधिवेशन होता है। अधिवेशन की अंतिम बैठक और आगामी बैठक के बीच में जो अंतर है वो 180 दिन 180 दिन या 6 माह भी आप इसको कह सकते हैं, इससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 6 मंथ बिटवीन द लास्ट डेट ऑफ द सेशन एंड द ड्यू डेट फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन। तो ये 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। सचिन तेंदुलकर का एक बार मुद्दा उठा था कि ये बस वही अटेंड करने आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बना दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर सामान्यतः राज्यसभा का अधिवेशन तभी बुलाया जाता है जब लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 352, 56 और 360 के दिन जो आपातकाल की घोषणा की जाती है, इमरजेंसी जो किया जाता है, तो इमरजेंसी के डिक्लेरेशन में जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो इसका राज्यसभा का विशेष अधिवेशन उसमें बुलाया जा सकता है। ये स्पेशल आप ध्यान रखिएगा। 1977 में लोकसभा के विघटन के कारण तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए ये राज्यसभा का विशेष सत्र अपर हाउस का ये बुलाया गया था। लोअर और अपर तो आप जानते ही हैं, राज्यसभा अपर है, लोकसभा लोअर हाउस है ना। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहला तो स्टेटमेंट क्या ये सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो सिंपल सा है, 6 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। सोच के बताइएगा। और राज्यसभा के सदस्यों में 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। सोच कर उत्तर दीजिए। राज्यसभा का कोई कार्यकाल ऐसा बांधा नहीं गया है, उसका कभी विघटन ही नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ध्यान से पढ़िए इसको, ध्यान से, बहुत ध्यान से, है ना। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर, ये गलत है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है 6 ईयर के लिए, ना कि राज्यसभा को। तो पहला गलत है। और ये 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, ये कहा गया है। तो 1/3 सदस्य होते हैं, ना कि 2/3। दूसरे वर्ष होते हैं लेकिन 1/3 होते हैं, तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से निश्चित आता है। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा में केवल 2 संघ, राज्य क्षेत्रों यथा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। आपने राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव में नॉर्मली वोट किया है, तो ये गलत है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसमें इलेक्टेड जो सदस्य होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों के प्रतिनिधि जो इलेक्ट पहले हो जाते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यों की विधानसभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार इसको एकल संक्रमतीय जो मत है उसके द्वारा क्या करते हैं, चुनाव करते हैं इनका। और दूसरा जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये राजधानी जो क्षेत्र दिल्ली है और पांडिचेरी में स्थानों का आवंटन किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
तो यहाँ पर ध्यान रखना आप कि राज्यसभा में ये केवल 2 राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र, एक दिल्ली और पांडिचेरी, इन्हीं के में स्थानों का आवंटन है, बाकी कहीं नहीं है। और ये ध्यान आपको बिल्कुल सही से रखना है कि प्रतिनिधि इनको चुनते हैं, डायरेक्टली इलेक्शन प्रत्यक्ष नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि 250 सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। क्या ये सही है? और दूसरा है, राज्यसभा के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। पहला तो सही है, 250 सदस्यों द्वारा होगा, लेकिन दूसरे में क्या गलत है? राष्ट्रपति द्वारा जो नामित सदस्यों की बात है, तो वे क्या करते हैं? राज्यसभा की प्रभावी संख्या जो है वो 245 ही है। एक तो ये जान लीजिए, 250 का जिक्र है लेकिन है 45, और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित किए जाते हैं, न कि 2 सदस्य। तो दूसरा गलत है ना? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज, बात है ये कि ऐसा होता है, नहीं तो एक से एक चोर, डकैत, चंडाल, है ना, गुंडे, ये सब चले जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये केवल नाम है। अब वो कला में महारत हासिल है, कौन सी कला है? जेब कतरने की कला। कौन सी कला है? डाका डालने की कला। सब बन जाते हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप सोचते होंगे मैं ऐसा बोल देता हूँ, डरता नहीं। मैं डरूं क्यों? सबको पता है ये। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन जो है ये 250 सदस्यों के द्वारा होगा। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। 238 का चुनाव संघ एवं राज्य क्षेत्रों से किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1954 को किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि काउंसिल ऑफ स्टेट की पहली बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति, ये गलत लगा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप पढ़िए। तो संविधान सभा का जब प्रवर्तन हुआ तो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का गठन 54 में नहीं हुआ था। 3 अप्रैल डेट तो सही दी है, ये 1952 में हुआ था। तो पहला यहाँ पर गलत हो गया। और दूसरा है कि तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये राष्ट्रपति गलत दिया है, उपराष्ट्रपति। यहाँ पे राज्यसभा की बात है तो पान गलत नहीं, ये ऊ लिखा है ना? तो ये वाइस प्रेसिडेंट, इधर देखिए सही है, ये ऊ छूटा हुआ है। इसको मैं सही करवा के कल दूंगा आपको पीडीएफ, चिंता मत करिए। तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन पहला यहाँ पर गलत है, ये 1952 होगा। कभी कभी डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी स्टेट एग्जाम में डेट खूब पूछी जाती है। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला जो प्रश्न है, हाँ, यहाँ पर ये जो डेट है कि 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। तो ये घोषणा 54 में की गई थी, 23 अगस्त को, लेकिन ये जो पहली बैठक हुई थी ये 52 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? पूरी रामायण जब खत्म हो गई तो हम पूछ रहे हैं राम कौन है? वही वाली बात है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों जहां पे दिया है यही सही हो जाएंगे। अब इसमें टिक करने में भी ध्यान आपको रखना है, ये वाला विकल्प आपको टिक करना है। ठीक है, तो उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा और राष्ट्रपति, ये सब इसके अंग है। राष्ट्रपति क्यों अंग है? क्योंकि इसकी अनुमति के बिना लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी जो विधेयक है वो अधिनियम नहीं बन सकता है, जब तक ये पास ना कर दे, इसका हस्ताक्षर ना हो जाए माननीय राष्ट्रपति महोदय का। तो जैसे बहुत सारे विधेयक है जिनमें राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ऐसा भी होता है जिसमें अनुमति पहले ली जाएगी तो बाद में अनुमति नहीं ली जाएगी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? आप बताइए, ये भी वैसा ही प्रश्न है। तो अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी उसमें कहा गया है, जोड़ लीजिए इसको। अंतिम प्रश्न आज के टॉपिक का, फिर हम करंट अफेयर पे चलेंगे। संघीय विधानमंडल को संसद कहते हैं और विधायिका जनता का प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। विधायिका जनता का जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। बताइए, the legislature ensure the responsibility of people towards the people's representatives। बताइए 20 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो पहला तो सही है, विधायिका जनता का जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित करती है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित करती है, इसमें क्या गलत है? ये तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई मेरे ख्याल से दिक्कत ये भी नहीं है। विधायिका जनता का जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित करती है। हाँ, वाह वाह, विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायी, उल्टा लिखा है, देखिए
जनता का जनप्रतिनिधियों के प्रति नहीं, जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति। क्या बात है, वाह। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा इसमें गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर जिनका कोविड के कारण निधन हो गया, किस देश से संबंधित थे, इनका संबंध था किस देश से, ये आपको बताना है। और प्रसिद्ध गायक थे और कोविड से ये गए। फरीदपुर में इनका जन्म हुआ था पहले 21 फरवरी 1950 को। बांग्लादेश से ये रिलेटेड थे, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इनको गायक सांस्कृतिक संगठनों, क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य के रूप में थे। भाई इनका देश याद रखिएगा, बाकी डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा। 7 बार कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री जिनका हाल में निधन हुआ, इंपॉर्टेंट है। 7 बार कर्नाटक फिल्म पुरस्कार, दक्षिण भारत की ये अभिनेत्री हैं और इनका नाम है जयंती। और जयंती का निधन अभी हाल में हो गया। 2 बार फिल्म फेयर, मतलब आप सोचिए कि 7 बार कर्नाटक राज्य फिल्म, 2 बार फिल्म फेयर भी प्राप्त किए हैं। और बहुत सारी इन्होंने फिल्में की है ना, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी सब में फिल्में की। और अभिनय की देवी इनको कहा जाता था, गॉडेस ऑफ एक्टिंग के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, बहुत सारी इन्होंने फिल्में की, बहुत सारी, सैकड़ों फिल्में इन्होंने कर डाली। भाई इतनी फिल्में करेंगी तभी तो, 500 से ज्यादा फिल्में इन्होंने किया। ध्यान रखिएगा, कन्नड़, तेलुगु और इन सब भाषाओं में किया। पीडीएफ मिलेगा, आप उसको देखिएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क किस देश में स्थित है? तो ये जो स्थित है इनकी, ये स्पेन में स्थित है। बी ऑप्शन इनका करेक्ट है। और ये स्पेन में मैड्रिड के ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्क और रेटिरो पार्क को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है ना। स्पेन की राजधानी के बीचों बीच ये, मतलब पासेओ डेल प्राडो जो है, ये पेड़ों की कतारों से घिरा हुआ प्राडो संग्रहालय वहीं पे, उसमें प्रमुख इमारतों का ये घर है, पूरा ये पूरा एक क्षेत्र है। और यहाँ पर 125 हेक्टेयर का ये हरा भरा स्थान है ना। और मैड्रिड के इतिहास में स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड ही तो है। सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षकों में से ये है। अगला जो प्रश्न है, कई लोगों का सपना है यूरोप घूमना, सिलेक्शन के बाद ऐसा मुझे लोग बताते रहते हैं। तो यूरोप घूमना सपना है तो ये सब देखिएगा जाके, है ना। सपना मेरा भी है। अब देखिए मैं कब जा पाता हूँ। डेली 30 तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप से डेली 30 फिर ऐसे घूमते हुए करना मुश्किल होगा। तो जब मैं यूरोप जाऊंगा तो उस बीच में डेली 30 बंद रहेगा। ठीक है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? मैंग्रोव हमेशा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम मेंस किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये जो तिथि है वो 26 जुलाई है। 26 जुलाई को ये मनाया जाता है। मैंग्रोव इकोसिस्टम संरक्षण यानी कि उसकी कंजर्वेशन के लिए ये डे निश्चित किया गया है 26 जुलाई। ठीक है। और क्या किया जाएगा, अभी इसके महत्व के बारे में बात की जाएगी। ये यूनिक, स्पेशल एंड वल्नरेबल इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। तो उसमें जागरूकता बढ़ाया जाएगा कि इसको किस तरीके से क्षति न पहुंचाई जाए, बढ़े ये क्षेत्र। हाल ही में रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने नौका नाम से एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है। और नौका रूस की अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। नौका इसका नाम रखा गया है। तो ये क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? रूस की है क्रॉस कॉस्मोस, बिल्कुल सही है। नौका इसका नाम है, ये भी सही है। और अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद कर लीजिए इसी समय। रूस से रिलेटेड साइंस टेक में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पीर नाम से ये मॉड्यूल प्रयोग किया जा रहा था। और उसे मुझे मुख्यतः अनुसंधान और डॉकिंग पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया। तो नौका जो है अब ये शुरू होगा, इसी रूसी भाषा में इसको, इसका अर्थ होता है विज्ञान। और अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला नौका होगी इनकी। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? आपदा प्रबंधन पर तो सबसे ज्यादा बाढ़ आती है बिहार, उड़ीसा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे चक्रवात भी आते हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा जो है, उड़ीसा ने अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर दिया है। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। उड़ीसा सरकार ने हाई स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का अभी पहले निर्णय लिया था। अब वो मतलब पहले वर्ष जैसे कॉलेज में आप प्रवेश करेंगे तो आपदा प्रबंधन अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना होगा। बहुत बढ़िया चीज है। वास्तव में तो उपयोग इन्हीं सब चीजों का है, चाहे आप अधिकारी बने, चाहे आप अपना सामान्य जीवन जिए। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में 5वां सबसे संवेदनशील देश है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, वनाग्नि की जो घटनाएं हैं, वन में आग लगना, ये सब यहाँ पर कुछ सामान्य हो गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, गरीब नवाज रोजगार योजना को किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है?
तो गरीब नवाज जो योजना है, नाम से ही आप जान सकते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मामलों का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और अल्पसंख्यक मामलों का जो ये मंत्रालय है, इसमें 2017 में ये योजना उसके द्वारा शुरू की गई थी। और इसका कार्यान्वयन मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में एक स्वायत्त निकाय है ना, तो ऑटोनोमस बॉडी है, उसी के द्वारा किया जाता है। अल्पसंख्यकों के युवाओं को, जो अल्पसंख्यक युवा हैं, उनको कौशल आधारित रोजगार के लिए सक्षम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है ना। तो ये सब प्रयास किए जाते रहते हैं। इफेक्ट कितना डालते हैं पता नहीं। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है? तो टोक्यो ओलंपिक में जो 4 खेल शामिल किए गए हैं, उसमें कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और एक कौन सा है इसमें, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है। ये 4 खेल हैं, इसमें टेबल टेनिस शामिल नहीं किया गया है। ये 4 खेल ध्यान रखिएगा। और कराटे ये मार्शल आर्ट है ना, और 1970 से कोशिश चल रही थी। स्केटबोर्डिंग ये युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए इसको किया गया है शामिल। और इसमें प्रतिभागी जो 12 से 47 वर्ष के बीच होते हैं। सर्फिंग 8 दिन की अवधि में कम से कम 3 दिन की प्रतियोगिता इसमें होगी। 1995 से लाइन में था। और पदार्पण इसका टोक्यो ओलंपिक 2020 ही बोला जा रहा है इसको, 21 में भले हो रहा है, उसमें हुआ है। और हाल के वर्षों में चढ़ाई जो क्लाइंबिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तो क्लाइंबिंग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। और इसलिए टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक हो रहा है, उसमें ये शुरुआत हुई है स्पोर्ट क्लाइंबिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई गॉव मेरी सरकार है ना पोर्टल को लॉन्च किया? ये क्योंकि यूपी का प्रश्न है तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, बाकी किस स्टेट का है तो आप प्रश्न में ही जान गए। तो ये 26 जुलाई 2021 को, 26 जुलाई 2021 को ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अंतिम प्रश्न है, ये जो पोर्टल है, राज्य के लोग सरकार को अपनी फीडबैक दे पाएंगे इससे। और यूपी गवर्नमेंट जो है, वो जो वेरियस स्कीम है यहाँ की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करेगी लोगों को। ठीक है, तो इससे सरकार और नागरिक के बीच में जुड़ाव होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में बेरोजगारी दर क्या है? बेरोजगारी दर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये तो आपको पता वैसे भी होना चाहिए, इतना तो अवेयरनेस होनी ही चाहिए, है ना। तो लगभग सब बेरोजगार लोग ही हमसे जुड़ते हैं, तो उनको तो ये प्रश्न वैसे भी, मतलब सारे लोग नहीं, 10% उसमें नौकरी वाले भी होते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य जो है अभी जो प्राप्त करना, अगर उसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो आंशिक रूप से बेरोजगार कहा जा सकता है। तो 4.8% इसका सही उत्तर है। एनएसओ के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए 19-20 की ये आंकड़े हैं। तो इसमें ये बेरोजगारी दर गिर गई, 4.8% हो गई है, क्योंकि कोरोना में इतना रोजगार मिला है लोगों को कि पूछिए मत। रोजगार लिए गवर्नमेंट घूम रही है, कोई लेने को तैयार नहीं है ना। 2018-19 में 5.8% थी, 17-18 में 6.1% थी, और अब बिल्कुल घट गई, 4.8% केवल बची है। और एक बार गवर्नमेंट अगर और आ गई तो ये माइनस में कहीं ना चली जाए। मतलब रोजगार, एक एक व्यक्ति के पास 3-3 पोस्ट होंगी, इतने रोजगार होंगे। जैसे मैं हूँ, मैं एसडीएम भी बन गया, और मेरा व्यवसाय भी होगा, मैं पकौड़े भी तलूंगा, मतलब इतना ज्यादा हो जाएगा कि मैं बताऊं, मतलब बता नहीं सकता है, मैं बता ही नहीं सकता, इतना ज्यादा रोजगार हो जाएगा। कहाँ से आंकड़े आते हैं पता नहीं। थैंक यू सो मच।